जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 8 अगस्त और दोस्तों आज की चर्चा में हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक इशू देखो दोस्तों हमारा रहेगा द हिंदू में से, तो जैसे इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे के टुवर्ड्स बढ़ रहा है, यहाँ पे इस आर्टिकल में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करा गया है, लेकिन यहाँ पे जो बातें समझने वाली जरूरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी के बारे, सिविल सोसाइटी के बारे। आप इस आर्टिकल को, इसका कंटेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इस थीम के ऊपर कोई ऐसे भी पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है रेलेवेंट बनता है हमारा इंडियन सोसाइटी से और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से। फिर दोस्तों एक आर्टिकल सुरजीत भल्ला जी ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और यहाँ पे ये बात करें टैक्स टू जीडीपी रेशो के बारे, तो ये इंडियन इकोनॉमी से पर्टिनेंट है, द रॉन्ग डायग्नोसिस। और एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में से। तो तीनों आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में से आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल्स हिंदुस्तान टाइम्स में आए हैं, तो यहाँ पे जो अश्विनी वैष्णव हैं जो कि हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के, तो अब वहां पे ये बता रहे हैं इस आर्टिकल में कि कैसा होना चाहिए जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जो कि देखिए 2019 उसको लेके बहुत सारी बात करी जा रही है। पार्लियामेंट में उसको टेबल भी करा गया था, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करे गए थे। इसको लेके एक हमने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। आज सुबह आयुष सर ने इसको लेके फ्यू मिनट्स में भी आपके साथ वीडियो शेयर करा है। अब इसको लेके आने वाले टाइम में कैसा होना चाहिए प्रपोज जो कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन रिजीम होना तो बहुत जरूरी है, बट किस तरह का लॉ होना चाहिए। तो क्योंकि वो मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने जो बातें लिखी हैं काफी रेलेवेंट बनती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं बार बार कहता रहता हूं वीडियो के इंट्रोडक्शन में, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है, तो आप यहाँ पे देखिए अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, आप यहाँ पे फ्रेंड्स बना के एक दूसरे के साथ आंसर्स रिव्यू कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे हर एक आंसर रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, बेस्ट जो आंसर रहेगा, मान लीजिए कि 40 आंसर्स आए हैं या 50 आंसर्स आए हैं या 5 ही आंसर्स आए हैं, जितने भी आंसर्स आए हो उसमें से एक जो आंसर हमको ठीक लगेगा हमारी टीम को, तो मनमीत नाम उस टीम को हेड करते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में शेयर करेंगे कि बेस्ट आंसर किसका रहा था। और साथ के साथ जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करा जाएगा, जैसे मान लीजिए जो आज क्वेश्चन आपके साथ शेयर करा जा रहा है, उसका बेस्ट आंसर हम कल शाम को आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही के साथ मॉडल आंसर भी शेयर करेंगे। तो कुछ दिनों से मॉडल आंसर हम नहीं पोस्ट कर पा रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो आज दोपहर को एडमिन टीम के द्वारा पोस्ट कर दिए गए हैं, पिन कर दिए गए हैं। तो पिछले हफ्ते के जो मॉडल आंसर्स हैं आप इस टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बेस्ट आंसर की, तो देखिए दोस्तों जो बेस्ट आंसर है वो है वैशाली का। वेरी वेल डन वैशाली। आई मस्ट से कि आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग भी है। डू मेंशन कि आपने कितने टाइम में ये आंसर लिखा है। तो यहाँ पे वैशाली पहले तो शुरू करते हैं, बात यहाँ पे करी जा रही थी कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग इंडियाज ई कॉमर्स सेक्टर, है ना। अब यहाँ पे पहले इन्होंने शुरू करा है कि ई कॉमर्स सेक्टर है क्या, है ना, व्हाट इज बेसिकली ई कॉमर्स सेक्टर, एक दो लाइन की डेफिनेशन यहाँ पे वो शुरू करते हैं। और उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए क्या जो मेथड, अगर हम ओएनडीसी की बात करें, है ना, ओएनडीसी मॉडल की बात करें, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो उसका यहाँ पे उन्होंने मॉडल डिस्कस करा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें, यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें, जो कि आर्टिकल में हमने डिस्कस भी किया था ओडीआर के बारे, उसके बारे ये मेंशन करते हैं कि ओडीआर की सिग्निफिकेंस क्या है और चैलेंजेस क्या आते हैं अगर हम ओडीआर की बात करते हैं, राइट। और उसके अलावा और चैलेंजेस जैसे डिजिटल लिटरेसी की हम बात करें, तो अभी भी बहुत सारे, वैसे तो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो यहाँ पे हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं भारत में, लेकिन फिर भी डिजिटल लिटरेसी अभी पूरी तरह से यहाँ पे नहीं आई है, तो डेफिनेटली एक कंस्ट्रेंट बन जाता है। रेगुलेटरी सिस्टम को चैलेंज करना, प्रिवेसी इश्यूज को यहाँ पे एड्रेस करना, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस की बात वो करते हैं एज फार एज डेमोक्रेटाइजिंग ई कॉमर्स सेक्टर इज कंसर्न। एंड डेफिनेटली जहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये भी बात मेंशन करी कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर, और डेफिनेटली जॉब क्रिएशन भी बहुत रहेगा। सो वेरी वेल डन वैशाली, प्लीज डू मेंशन इफ यू वाचिंग द वीडियो दैट इन हाउ मच टाइम हैव यू आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ सो दोस्तों ये आर्टिकल जो है, ये लीड आर्टिकल हिंदू में आया है, इंडियन डेमोक्रेसी एंड द प्रॉमिस्ड रिपब्लिक।
पुलाप्रे बालकृष्णन जी ने आर्टिकल लिखा है। थोड़ा सा देखिए, इनके जो आर्टिकल्स होते हैं पुलाप्रे बालकृष्णन जी के, थोड़े से क्रिटिकल से होते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, बट ठीक है, हर किसी के व्यूज है ना। एट द एंड ऑफ द डे हम एक डेमोक्रेसी है, हर किसी के व्यूज यहाँ पे सुनना, समझना, पढ़ना कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अब इस आर्टिकल में ये बात क्या कर रहे हैं, देखिए हम सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोक्रेसी? इस डेमोक्रेसी में बार बार कहता रहता हूँ, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ यहीं तक सीमित है कि आप 5 साल में एक बार जाके वोट करके आते हैं आप अपने एमएलए को, अपने एमपी को? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ वहीं तक सीमित है? क्या हम सिर्फ एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है कि बस इलेक्शन चल रहे हैं, हम वोट करके आ रहे हैं और कोई एमएलए आ रहा है, कोई एमपी आ रहा है, कोई पीएम बन रहा है, कोई सीएम बन रहा है? अब हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो चलो देखिए अब क्या होता है कि भाई हमारे पास तो नहीं समय कि हम जाके लॉस बना सकें, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको सौंपते हैं? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सौंपते हैं। अब चाहे वो विधानसभा में एमएलएज हों, चाहे वो लोकसभा में एमपीज हों, ठीक है, वो काम हम नहीं करते, लेकिन हमको भरोसा है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि वो ये काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे वो सवाल उठाते हैं कि एक तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के भी क्या सिर्फ हम 5 साल में एक बार वोट करके आए तो वो डेमोक्रेसी है? दूसरी बात, क्या सिर्फ यही पार्टिसिपेशन है सिटीजंस का एक सही मायने में डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी दिखाने के लिए? क्या जन भागीदारी जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, सिर्फ इसी बात तक सीमित है कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को मौका देते हैं कानून बनाने के लिए? असली मायने में डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेंस क्या है? वो है इंडिविजुअल को एम्पावर करना। जी हाँ, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट एम्स टू एम्पावर द इंडिविजुअल, ताकि वो व्यक्ति अपने किस्म की जिंदगी बतीत कर सकता है जिस किस्म की जिंदगी वो बतीत करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। अब विद दिस अंडरस्टूड, अभी हम देखिए एक हफ्ते के बाद 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे अगले मंडे को, ठीक है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि चलो आज हम इस बात की बात कर रहे हैं, हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है, लेकिन क्या हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को इतना एडवांस करा है? ठीक है, क्या हमारी इकोनॉमी में ऐसा इकोसिस्टम, देखिए नाउ क्रिटिक्स विल से व्हाट दे वांट टू से, लेकिन हमने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू से भी देखना है। अब देखिए डेफिनेटली आज के टाइम पे 1991 से आज के टाइम पे देखिए, चलो अगर हमने इंडिपेंडेंस 1947 में अटेन करा तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस माना जाता है कि 1991 में आया था। तो डेफिनेटली जो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो दैट हैज डेफिनेटली इनेबल्ड एंड फैसिलिटेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट। इट विल बी वेरी रॉन्ग टू से कि ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं हुई है। ठीक है, सोशल हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, एकदम से ये कहता ना कि सारे के सारे इक्वल हो जाए, दैट एवरीबॉडी इज अर्निंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, तो वो देखिए बहुत उटोपियन बात है, बहुत आइडियलिस्टिक बात है ना। लेकिन बात यहां पे ये करी जा रही है कि डेमोक्रेसी किस एक्सटेंट तक सक्सेसफुल रह चुका है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एडवांस हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट तक डेमोक्रेसी इस बात पे सक्सेसफुल रहा है, ये थोड़ा क्रिटिकल डायमेंशन में यहां पे इस आर्टिकल में बात डिस्कस करी गई है। तो नेहरू जी की बात करें, नेहरू जी का विजन क्या था? व्हाट वाज नेहरूज विजन ऑफ डेमोक्रेसी? फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए, ठीक है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबी से लड़ना, ठीक है, टू फाइट एंड एंड पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज, एक प्रॉस्परस, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव नेशन को बनाना, ठीक है, और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना जो कि जस्टिस, इंसाफ को इंश्योर कर पाएंगे फॉर एवरी मैन एंड वुमेन अलाइक इन दिस कंट्री। ये नेहरू का विजन ऑफ डेमोक्रेसी है। अब लेकिन हम बात करें यहां पे डिस्टेंट गोल ऑफ अपॉर्चुनिटी की, तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका ये मानना था कि देखो हमने बहुत इलैबोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, हम एक डेमोक्रेसी है, राइट टू वोट दे दिया। अक्सर ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स में ये बात बी आर अम्बेडकर जी की भी आती थी कि चलो इस बात की चिंता हमेशा रहती थी कि भाई चलो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ गई, आप वोट कर सकते हैं, आप औरत हैं या आप आदमी हैं, वोट कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल इक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, वो कैसे आ पाएगी? उस बात की जो चिंता है, उस बात की जो जिम्मेवारी है, वो जो फाउंडिंग फादर्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो आने वाली पीढ़ी के ऊपर छोड़ देते हैं कि भी ये वो देखेंगे कि कैसे काम पूरा हो पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आज हम वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके अंदर, क्या हम वो, अगर हम बात करें इक्वल अपॉर्चुनिटी आदमियों को भी, औरतों को भी, क्या वो बात मिल पाई है? नहीं मिल पाई है। देखिए हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, जब हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमको ये भी पता है कि कितने सालों से पार्लियामेंट में वो बिल पेंडिंग है जहाँ पे 33% ऑफ रिजर्वेशन टू वुमेन एमपीज की बात की जाती है। हाँ, हालांकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, अर्बन लोकल बॉडीज में जहां तक बात रिप्रेजेंटेशन की आती है तो वहां पे तो हमने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स अचीव करे हैं, लेकिन अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, वहां पे अभी भी जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा रैम्पेंट है हमारे देश में।
ठीक है। और उसके अलावा अगर हम जो डेटा हमारे पास आता है मैल नरिशमेंट का, या अगर हम अनीमिक डेटा, अगर हमारे यहाँ पे भारत में कितनी औरतें हैं जो अनीमिक हैं, मैल नरिश्ड हैं, उनकी एजुकेशन कम है एज कंपेयर टू मेन, तो ये डेटा हमारे सामने बार बार आता रहता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, गवर्नेंस के लिए, प्रशासन के लिए, ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए, तो वो उनके लिए क्यों नहीं काम आ रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो औरतों के फेवर में काम क्यों नहीं आ रहे हैं? इलेक्शंस में तो देखिए वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, वोट्स मांगने के लिए सारे मंत्री आते हैं कि जी वोट करिए, वोट करिए, ठीक है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो। लेकिन जब वो इक्वली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको ऐसा मौका गवर्नेंस में क्यों नहीं मिलता? इस बात का क्वेश्चन यहाँ पे पुलाप्रे बालकृष्णन जी उठा रहे हैं। तो रीजनल डिफरेंशिएशन की बात आ जाती है, ठीक है ना। अब वी ऑल नो, अब देखिए हम इस बात को, अब देखिए अब इसमें अब कई लोग फिर बुरा मान लेते हैं जब हम बीमारू स्टेट्स की बात करते हैं, बट मेरा यहाँ पे किसी ऐसे बीमारू स्टेट्स को टारगेट करने की बात नहीं है। यहाँ पे इस महज इस आर्टिकल में ये कहने का एक पॉइंट है कि देखिए इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर हम रीजनल डिफरेंशिएशन की बात करें तो कुछ राज्य हैं हमारे देश में जो कि ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ राज्य हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन अब इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं। अगर मैं हिंदी हार्टलैंड की बात करूं तो आने वाले टाइम में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स के टुवर्ड्स, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, इनके टुवर्ड्स फेवर है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में इन राज्यों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी बिकॉज यहाँ पे युवा आबादी बहुत है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या हम कर्नाटका, केरल, इन राज्यों की बात करें, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है अभी आने वाले टाइम में वो एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथफुल पॉपुलेशन कम है। लेकिन ये रीजनल डिफरेंशिएशन जरूर रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जो कि बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं काफी इंडिकेटर्स में, इवन एज कंपेयर टू चाइना। ना अब अक्सर ये कहा जाता है चाइना और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है कि चाइना की, डेफिनेटली चाइना के, हम कोई ये बात हमने बहुत बार डिस्कस करी कि चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, चाइना की इकोनॉमी हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी है, फाइन। चाइना के पर कैपिटा इनकम भी हमसे 5 गुना ज्यादा है, फाइन। लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि देखिए चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। हम एक ओपन सोसाइटी है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था द डिस्टिंक्शन विच वी हैव एज कंपेयर टू चाइना, कि वी आर एन ओपन सोसाइटी, वी आर नॉट अ क्लोज सोसाइटी। पर्सनल फ्रीडम जो है वहां पे चाइना में बहुत ज्यादा सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी, हैविंग सेड दैट, क्योंकि यहां पे बोलने की आज़ादी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, तो क्या वो डेमोक्रेसी इंश्योर कर पाई है कि यहां पे हम इकोनॉमिक सक्सेस देख सकें? ठीक है, तो यहां पे डेफिनेटली यहां पे जो कॉलमनिस्ट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इतनी स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी है, जब यहाँ पे बोलने के इतने अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबर्टी है, तो वो सब चीज़ों से हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो देश है वो और मजबूत हो सकता है, और कैसे यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो थोड़े सतर्क रह सकते हैं, विजिलेंट रह सकते हैं, ताकि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो और स्ट्रेंथन किए जा सकें। और जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर हम सतर्क रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, तो हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी एड्रेस करने में सक्सेसफुल रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटा आता है नीति आयोग के द्वारा, तो यहाँ ये जो हमने डिवाइड की बात करी है हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स की और सदर्न स्टेट्स की, तो वहाँ पे यही मोस्टली इस पूरे स्लाइड में वही बात यहाँ पे डिस्कस करी गई है। चलो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे डेटा यहाँ पे जो नीति आयोग के द्वारा जो निकाला जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जहाँ पे बात करी जाती है, तो बिहार में अब ये नीति आयोग का डेटा कहता है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है बिहार में वो 50% से ज़्यादा है, लेकिन केरल में 1% से भी कम है। तो रीजनल डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जो हम बहुत अच्छा, चलो चाइना हमसे इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब जैसे केरल की बात करें या अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में शायद ये जो राज्य हैं ये चाइना से भी बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हमारे सारे के सारे जो राज्य हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, अगर वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो हम चाइना क्या किसी भी देश से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहां पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है, तो डेमोक्रेसी इज एम्बेडेड इन सोसाइटी, लीविंग सम ऑफ इट्स फंक्शनिंग टू बी डिटरमिन्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर। अब यहां पे जब हम साउथ इंडिया की बात करें या वेस्ट इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, तो वहां पे इस करके ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इस करके वहां पे ज्यादा एजुकेशन इंडिकेटर्स बढ़िया हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स बढ़िया, बिकॉज वहां पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस और पेट्रियार्कल जो नॉर्म्स हैं वहां पे काफी कम हो रहे हैं। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, जेंडर बेस्ड डेवलपमेंट को वहां पे प्रमोट किया जाता है। तो मेरली अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी एक गवर्नेंस के फॉर्म से कैनॉट इंश्योर कि हम बहुत एडवांस कर देंगे लोगों की जिंदगियों को। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम डेमोक्रेसी हैं, दैट इज नॉट एन ओनली सफिशिएंट कंडीशन टू इंश्योर दैट यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो इंप्रूव हो सकती है।
बहुत ज़रूरी है कि हमको इस तरह के वातावरण बनाना, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कि इनेबल करेंगे कि क्योंकि हम डेमोक्रेसी है तो हम लोगों की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको और बेटर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें कौन प्रमोट कर सकता है, कौन इंश्योर कर सकता है? स्टेट। हमारे पास तो ये समय नहीं है। हम इसी के कारण 5 साल के बाद या जितने भी टाइम के बाद जब सरकार डिसॉल्व होती है तो हम वोट करते हैं, है ना, कि भाई ये काम, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी आ जाती है, भाई ये काम आपने करने हैं, है ना, हम जाके अपनी नौकरी करते हैं, आप जाके यहाँ पे कानून बनाइए, लॉज लेजिस्लेट करिए, ठीक है, लोगों की जिंदगी में सुधार लेके आइए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात कॉलमनिस्ट ये कहते हैं कि कब तक हम ये जिम्मेवारी सिर्फ एमएलएस के ऊपर या एमपीस के ऊपर छोड़ते रहेंगे, हम कब इसमें से अराइज करेंगे। सो यहां पे ये बात करी गई है कि अगर एक स्ट्रांग सिविल सोसाइटी हो तो वो भी इस तरह के हालात, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। अब यहां पे इस आर्टिकल में थोड़ा क्रिटिसिज्म करा गया है कि भाई इंडिया में सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है, यहां पे पर्सनल लिबर्टीज के ऊपर वायलेशंस किए जाते हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, आई वोंट एग्री टू इट। ठीक है, चलो ठीक है, हम कहते हैं कि भाई यूआपा के कानून का बहुत मिसयूज किया जाता है, एनएसए के कानून का मिसयूज किया जाता है, सेडिशन के कानून का, ईडी, सीबीआई, सीवीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। पर इतना कहना कि भी हमारे यहाँ पे सिविल लिबर्टीज अपहोल्ड नहीं करी जाती हैं, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो कहना बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। तो वो बातें भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी थी, बट आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑन दैट, बिकॉज ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर एक डेमोक्रेसी में से कमी हो सकती है, कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस बात को कहते हैं बहुत गर्व है। अगर हम साउथ एशियन रीजन में देखें, बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे आप किसी भी एक देश का इतिहास उठा के देखिए, कहीं आपको पिछले इतने सालों में कोई स्टेबिलिटी देखेगी। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें तो क्योस है हर जगह, है ना, हर जगह बहुत हंगामा है, श्रीलंका से लेके अफगानिस्तान तक, म्यांमार से लेके पाकिस्तान तक। लेकिन हमने फिर भी जितनी मर्जी कमी पेशी रही हो, चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो, चाहे वो इंसर्जेंसी का टाइम हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन फिर भी हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो अब यहां पे सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी को वायलेट करना। अब नेहरू जी ने पब्लिकली कहा था कि इंडिया हैज नॉट अचीव्ड सफिशिएंट प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। तो यानी कि यहां पे एक मेटाफर के तौर पे बात करी जा रही है कि चलो क्या हम आने वाले समय में इस बात को छोड़ देंगे, चलो कभी ना कभी एग्रीकल्चर ग्रो कर जाएगा, जो क्रॉप्स हैं जो आज हमने सो करे हैं वो कभी ना कभी ग्रो कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि चलो क्रॉप्स ग्रो करें ना करें, पेड़ उगे ना उगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी के सीड्स हमने आज सो करे हैं, क्या इस बात को ऑटोमेटिकली छोड़ दें कि आने वाले समय में डेमोक्रेसी अपने आप बिल्डअप कर जाएगी? क्या कैन वी लीव? तो यहां पे एक और बात जो क्रिटिकली एड्रेस कर रहे हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन जी, कि क्या इस बात को इमेजिन करना सही है कि हम सिर्फ छोड़ दें चीजों को अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, कि सामा वो हमको डिलीवर कर सकते हैं, हमको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमको एक अच्छा प्रशासन, गुड गवर्नेंस डिलीवर कर सकते हैं, तो क्या ये सब चीजें हम सिर्फ अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर छोड़ दें? क्या उसमें समझदारी की बात है? तो कंक्लूजन में बहुत अच्छी बातें यहाँ पे मेरे को लगी। ये जो लाइंस मैंने इटैलिक में बोल्ड करी हैं, जो कलर हाईलाइटेड है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे एक पौधा है, जैसे एक प्लांट है, डेमोक्रेसी ऑल्सो नीड्स नर्चरिंग। आप एक पौधे को, सीड को सो करते हैं तो उसको सनशाइन चाहिए, पानी भी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि आपने सीड सो कर दिया वो अपने आप ग्रो कर लेगा, आप उसको चलो कर भी जाएगा ग्रो, लेकिन अगर आपने वो सीड अगर डाला है, अगर आपने वो सीड अगर आपने वो सो करा है, तो एज अ फार्मर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पानी देंगे, उसको नरिश करेंगे, ताकि वो कल को डेवलप हो सके, कल को एक अच्छा प्लांट बन सके। तो उस तरह से डेमोक्रेसी को भी नर्चरमेंट की जरूरत है। प्राइस जो है ऑफ फ्रीडम, ये जो आजादी हमको मिली है, दैट कैन नॉट ओनली बी लेफ्ट टू दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नाउ दैट इज इटर्नल विजिलेंस। यानी कि यहां पे बात करी जा रही है कि सिविल सोसाइटी को और स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है, और सतर्क रहना, सुचेत रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ये भी नहीं कि हम यहां पे सड़कों पे आके अनार्की क्रिएट कर दें। वी हैव अ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, हम जो भी हम काम करेंगे कानून को अबाइड करके करेंगे। डजंट मीन कि कानून को अपने हाथों में ले लें अंडर द गार्ब ऑफ के भी हमने इटर्नली विजिलेंट रहना है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। नो, डजंट मीन लाइक दैट। ठीक है, हमने गुरिल्ला वॉरफेयर में इंडल्ज नहीं करना। ठीक है, नाउ बट चलो हम कहते हैं, अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें, आरटीआई का देखो, आरटीआई का जो कानून है, आरटीआई के कानून को पास करने में अभी कुछ दिन पहले हमने आरटीआई के कानून को लेकर भी डिस्कशन किया था। 17 साल हो चुके हैं आरटीआई के कानून को बने को। तो आरटीआई का कानून है, तो डिस्पाइट देखिए कितने लोगों की मेहनत थी यहाँ पे, कितने सारे लोगों ने एफर्ट किए थे आरटीआई का कानून पास किया जा सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी इवन जान भी खोई। ठीक है, दे हैड टू प्ले विद देयर लाइफ आल्सो फॉर चैलेंजिंग बोथ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द इंडियन स्टेट। सो डेफिनेटली यहाँ पे कंक्लूजन में जो बात एड्रेस करेगी वो ये है कि भाई जो सिविल सोसाइटी है उसको स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। नॉट एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओनली देन विल वी बी एबल टू हैव दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली देन ऑल दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो, तभी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो पाएंगे अगर एक अलर्ट और विजिलेंट सिविल सोसाइटी भी है। तो ये बातें यहाँ पे डिस्कस करी है। फिर बात करेंगे द रॉन्ग डायग्नोसिस की। सुरजीत भल्ला ने आर्टिकल लिखा है। अब देखिए, अक्सर ना इस बात का एक बिलीफ माना जाता है, बहुत सारे जो एक इकोनॉमिक कमेंटेटर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं,
हैं वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया का ना जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है, ठीक है, यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब यानी कि जो लोग हैं यहाँ पे बहुत कम टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में बहुत कम है। तो कैसे भारत ग्रो कर पाएगा, है ना? तो जीडीपी कैसे ग्रो कर पाएगी अगर भारत सरकार के पास पैसे ही नहीं है, लोग टैक्स ही नहीं पे करेंगे, है ना? तो कैसे हम खर्चा कर पाएंगे, है ना? जो भी हमने एक्सपेंडिचर करना है, चाहे वो सैलरीज देनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो मिलिट्री का खर्चा करना है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, और इसी के चलते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेट बहुत कम रहता है, लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, ठीक है। और इसके चलते सरकार को पैसे बोरो करने पड़ते हैं। सरकार अगर पैसे बोरो करेगा अपने खर्चे के लिए, सरकार के पास 100 रुपए आ रहे हैं, सरकार का खर्चा 150 रुपए है, अब सरकार के पास 100 रुपए कहां से आ रहे हैं? टैक्स से आ रहे हैं। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, है ना? एग्जांपल सर, एक एग्जांपल ये लाइट हार्टेड वे में 100 रुपए सरकार के पास है, अब सरकार ने खर्चा 150 रुपए का करना है 150 का, तो बाकी 50 रुपए का खर्चा सरकार कहां से उठाएगा? सरकार बोरो करेगा, बोरो करेगा यानी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, बोरो करेगा यानी कि कर्जा बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, ठीक है। बाय ये सब बोरोइंग का साइकिल क्यों है? ऑल बिकॉज ये कहा जाता है कि टैक्स रेशियो हमारा बहुत कम है। चलो ये क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो पहले बहुत ब्रीफली वैल्यूएडिशन की बात आती है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता क्या है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ अ कंट्री कंपेयर टू कंट्रीज जीडीपी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 16% है, 16% है। ये पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, बट आप आई एम श्योर आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। लेट्स से यहाँ पे हम कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा 16% है। अब अज्यूमिंगली, मैं बिल्कुल एक वेग एग्जांपल ले रहा हूँ, लेमैन टर्म में हम समझेंगे इसको, है ना? इकोनॉमिस्ट तो मैं भी नहीं हूँ, कि भाई हमारा जो जीडीपी है ना 100 रुपये है, 100 रुपये हमारा जीडीपी है, तो अगर 16% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यानी कि ये 100 रुपये में से जो 16 रुपये है ना जीडीपी का, जो 16 रुपये जीडीपी का है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द टैक्स जो कि इनकम टैक्स पेयर्स देते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको प्लीज दिल पे मत लेना, हमारा डेफिनेटली जीडीपी 100 रुपये नहीं है, बट सिर्फ समझाने के लिए कि 100 रुपये जीडीपी है, 16% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, तो यानी कि 16 रुपये जो है ना 100 रुपये में से, वो रेवेन्यू है जो कि टैक्स जो लोग जो टैक्स पे करते हैं उसमें से जो पैसा आता है वो 16 रुपये ऑफ 100 रुपीज इतना टैक्स टू जीडीपी रेशियो बनता है, ठीक है। नाउ so for example, if India's tax to GDP ratio is 16%, it means that the government gets 16% of its GDP as the tax contribution, tax revenue from the public and entities. तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो शो करता है कि सरकार के पास कितने पैसे हैं। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, लेट से 50% है, 40% है, तो यानी कि 100 रुपए की जो जीडीपी है, तो 100 रुपए में से 40-50 रुपए जो है वो तो लोगों के टैक्सेस के कारण ही है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जितनी ज्यादा टैक्स टू जीडीपी होगा उतना सरकार के पास हाथ खुले होंगे कि वो खर्चा कर सकते हैं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, यानी कि जो एसेट क्रिएशन वाला खर्चा है, या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सैलरीज देना, पेंशन देना, है ना? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। हमको दोनों ही खर्चे करने हैं, हमको सरकार को, लोगों को सैलरीज भी देनी है, पेंशन भी देनी है, और साथ के साथ हमने सड़कें भी बनानी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। ये सारा किस पे निर्भर करेगा? टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे। टैक्स आएगा, सरकार के पास भी तो पैसे पेड़ भी नहीं उगते ना, कोई ऊपर से तो नहीं दे रहा सरकार को पैसे, हम लोग ही अपना टैक्स के जरिए सरकार को पैसे दे रहे हैं। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होगा तो चैलेंजेस हैं। क्यों? बिकॉज अगेन खर्चा तो करना है सरकार ने। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि जी पैसे नहीं आ रहे तो हम खर्चा करना बंद कर देंगे, खर्चा नहीं होगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा, खर्चा तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो कहां से करेंगे फिर? अगर हमारे पास कम पैसे आ रहे हैं, टैक्स अगर लोग यहां पे कम दे रहे हैं, तो सरकार को पैसे बोरो करने पड़ेंगे, मार्केट बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अ हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो मींस कि जो इकोनॉमी की जो टैक्स बोयेंसी है, तो फॉर एग्जांपल हम अगर कहते हैं कि जी हमारी जीडीपी ग्रोथ 9% है, हमारी जीडीपी ग्रोथ 10% है, अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ 15% भी करते हैं, तो डेफिनेटली अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, दैट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन पीपल्स इनकम्स ना। तो अगर यहाँ पे हम अपने कंट्री में 15% जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो इनकम है वो भी उसके प्रोपोर्शनेटली बढ़नी चाहिए, पॉवर्टी एलिवेट होना चाहिए, ज़्यादा गरीबी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि लोगों का जो टैक्स देने का जो एटीट्यूड है, यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू जो आएगा लोगों से, वो भी बढ़ेगा एज कंपेयर अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा फिनोमेना है कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है लेकिन टैक्स रेवेन्यू नहीं ग्रो हो रहा, तो वहां पे तो टैक्स बोयेंसी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो मोमेंटम बनाए रखना बहुत जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है और साथ में जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी साथ के साथ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, तो ऑब्वियसली सरकार की जो लिमिट है वो कंस्ट्रेन होगी कि स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ऑब्वियसली दैट विल पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, एंड देयरबाय उसके बाद में क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, बोरिंग ज्यादा होगी, महंगाई ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिर आरबीआई रेपो रेट हाइक करेगा, ठीक है, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी फिर। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट फिस्कल वेरिएबल्स हैं जो यहां पे समझने वाले हैं। तो टैक्सेस, यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आती है बात, फिस्कल डेफिसिट और साथ में डेट, ठीक है जी। चलिए, अब ये तीनों ही बहुत इंटर रिलेटेड है
नाउ जो लोअर टैक्स रेवेन्यू है मींस के ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। 100 रुपए सरकार के पास है लेकिन सरकार ने 150 रुपए खर्च करने हैं, 150 खर्च करने हैं, वो 50 रुपए सरकार बोरो कर रहा है। फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स हायर डेफिसिट मींस हायर डेट। 100 रुपए आया है ना सरकार के पास, 150 हमने खर्च किया, तो वो 50 रुपए कहां से लेंगे हम? मार्केट बोरोइंग यानी कि कर्जा, 50 रुपए का कर्जा सरकार के ऊपर चढ़ गया। अब तीनों की तीनों डायरेक्टली है ना, ये तीनों की तीनों चीजें जो डायरेक्टली है इंटरलिंक्ड है, ठीक है, और ऑब्वियसली इससे इंपैक्ट हमारी ग्रोथ में भी होगा और हमारे इन्फ्लेशन पे भी होगा। चलिए अब कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए पिछले 20 सालों में कहा जाता है कि जो हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो था वो 10 to 11% तक रहा था। 2019 में क्या हुआ, तो यहां पे तो पैंडेमिक भी नहीं आया था, ठीक है। 2019 में क्या रहा कि भाई 2009 से लेकर 2019 के बीच का जो डेकेड था, तो जो टैक्स टू जीडीपी था वो 10% ऑफ जीडीपी से भी कम गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाकी अपने डेवलपिंग देशों की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात आ जाती है, लेकिन हम यहाँ पे बात आती है कि चलो हमारे ऊपर ही क्रिटिसिज्म किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो काफ़ी कम है, बाकी देशों में जो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहाँ पे जो टैक्स टू जीडीपी रेशो वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम अपना कंपैरिजन किसके साथ करें, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल अगर हम बाकी G20 देशों के साथ बात करते हैं, चलो हम बाकी G20 कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पे क्या हमारे पास रेवलेशन आता है, पर कैपिटा इनकम इन G20 नाउ दैट वेरीज अराउंड $2,000 इन इंडिया टू अराउंड $65,000 इन यूएस। तो ऑब्वियसली यूएस के लोग बहुत अमीर हैं इंडिया से कंपैरेटिवली, चाइना के भी लोग जो है, चाइना की पर कैपिटा इनकम 5 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन उससे पहले एक फंडामेंटल इशू क्या हम मिस नहीं कर रहे हैं। अब ये जो 10 से 11% का आंकड़ा पिछले 20 सालों से टैक्स टू जीडीपी रेशियो का माना जाता है, यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है उसमें से कौन से टैक्सेस यहां पे माने जा रहे हैं, कौन से टैक्सेस को इंक्लूड किया जा रहा है। चलो डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन सिर्फ सेंट्रल लेवल तक आप उसको इंक्लूड कर रहे हो। लेकिन यहां पे तो हम स्टेट्स देखिए, अब चलो जीएसटी तो 2017 में आया है, लेकिन उसके बावजूद भी चलो ठीक है, हम कहते हैं कि टैक्सेशन पावर्स अब यूनाइटेड हो चुकी हैं, कि भाई स्टेट्स के पास अब इतनी हैवी टैक्सेशन पावर्स नहीं रही हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के पास टैक्सेशन पावर्स नहीं रही हैं, लेकिन जीएसटी तो इंटीग्रेटेड होता है ना, स्टेट्स के पास भी जाता है और साथ में यूनियन के पास भी जाता है। अब जो टैक्सेस हैं, अगर हम फेडरल देशों की बात करें, चलो हम एक लूज फेडरेशन नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेट लेवल पे भी टैक्स होता है, लोकल लेवल पे भी टैक्स होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज लेवल पे भी टैक्स होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स हम देके आते हैं। तो अब ये सब चीजें होती हैं, तो इसका मतलब ये टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करा जा रहा। जो टैक्सेस, जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या जो हम स्टेट लेवल पे टैक्सेस देते हैं या जो म्यूनिसिपल लेवल पे टैक्सेस देते हैं, उसको भी तो इंक्लूड करना बहुत जरूरी है ना। अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो अगर हम देखिए अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो, तो यहां पे देखिए अब अगर हम फेडरल लेवल पे अगर ये सारे टैक्सेस इंक्लूड करते हैं एज कंपेयर टू अदर G20 इकोनॉमीज, तो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशो कितना बनता है, अराउंड अबाउट 17%। ये बहुत ज्यादा है। चाइना का 16%, मेक्सिको का 14%, इंडोनेशिया का 11% और सऊदी का देखिए 6%, टर्की का भी 16%। तो अगर हम सारे टैक्सेस को इंक्लूड करें, ना कि केवल सिर्फ सेंट्रल लेवल टैक्सेस, बट अगर हम स्टेट लेवल और म्यूनिसिपल लेवल टैक्सेस को भी इंक्लूड करें, तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बाकी इमर्जिंग देशों से, बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी से काफी बेटर है, इवन मोर बेटर देन चाइना। फिर बात आती है कॉर्पोरेट टैक्स की। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स कट 2019 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इस कॉर्पोरेट टैक्स कट में क्या हुआ था कि जो पुरानी कंपनीज है ना, जो पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स होता था वो 30% होता था। ये पेन थोड़ा खराब है दोस्तों, तो इसको चलो चेंज करा लेंगे। 30% हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता था, तो इसको निर्मला सीतारमण जी ने रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया, 22% कर दिया पुरानी कंपनीज के लिए। लेकिन जो नई कंपनीज हैं, यानी कि जो अक्टूबर 2019 के बाद जो रजिस्टर होंगी, जो न्यू कंपनीज है, एमएसएमईज कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स कितना था, 25% से 15% कर दिया। ठीक है जी, बात समझ आ गई, यानी कि लगभग 10% कम कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स रेट। अब एक स्लोगन है कि भाई अमीरों से ज्यादा टैक्सेस लो, गरीबों से कम टैक्सेस लो। अब ये स्लोगन बहुत फेमस है, इवन बहुत डेवलप्ड देशों में भी कहा जाता है, यूके में, अमेरिका में, कि भी टैक्स द रिच मोर एंड टैक्स द पुअर पीपल लेसर। अब आर्गुमेंट ये है कि भी जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा टैक्सेस देने चाहिए बिकॉज वो अमीर हैं, और इनइक्वालिटी को एक बार खत्म करना है, इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है, तो अमीरों को ज्यादा टैक्स करो, है ना। एंड दिस विल ऑब्वियसली लोअर द फिस्कल डेफिसिट इज वेल। जो अमीरों से आप पैसे लोगे, जो कंपनी से आप ज्यादा पैसे लोगे, तो उससे जो हमारी जो सरकार की जो समस्या है, जो सरकार की सिरदर्दी है पैसे ज्यादा बोरो करने की, कि भाई वैसे लोग टैक्स नहीं देते हैं, हमारे पास ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता आम लोगों से, तो क्यों ना कंपनीज को ज्यादा टैक्स करें, उसके चलते हमारा फिस्कल डेफिसिट कंटेन रहेगा और हम अपनी ग्रोथ में भी बढ़ावा देख सकते हैं। लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है यहां पे कि जो हायर कॉर्पोरेट टैक्स रेट होगा उतने ही इन्वेस्टमेंट कम होगी, उतने ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो टैक्स कंप्लायंस में बिलीव नहीं करेंगे, और वो हम देखते भी हैं, टैक्स एवेजन अभी भी बहुत होता है, और उतनी ज्यादा जो कंपनीज हैं वो भागेंगी, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है अगर बहुत ज्यादा हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, तो चलो हमने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करी 10% की 2019 में।
अब सितंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने even going well against the India's established wisdom lowered the corporate tax rate by around 10 percent points. तो जो पुरानी कंपनीज थी 30% से 22% कर दिया, और जो नई कंपनीज रजिस्टर होंगी अक्टूबर 2019 के बाद उनका जो टैक्स रेट था 25% से 15% कर दिया। तो ये दुनिया भर के इतिहास में पहली बार था कि दिस वाज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स कट्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पैंडेमिक आ गया, दैट डिस्टर्बटेड द वर्ल्ड इकोनॉमीज। लेकिन जो 3 महीनों का आंकड़ा आया है अप्रैल से लेकर जून 2022 का, तो वहां पे आंकड़े ये बताते हैं जो कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यूज हैं वो 30% ज्यादा हैं। और अगर हम 2019-20 के फिस्कल ईयर को बेस मान के चलें तो जो कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू है वो बिकॉज ऑफ दिस मूव टेकन बाय निर्मला सीतारमन जी, कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 66% एंड जीडीपी बाय 33%। ठीक है, तो ये यहां पे आंकड़े रिवील कर रहे हैं सुरजीत भल्ला जी। कंक्लूजन की बात क्या आती है, तो देखिए टैक्स बॉयंसी की बात आ रही है, यानी कि देखिए ग्रोथ हो रही है और टैक्स रेवेन्यू में भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब इतनी ज्यादा हमने टैक्स बॉयंसी कब देखी थी, याद करिए 2007-8 का टाइम जब इंडिया 9% की जीडीपी ग्रोथ देख रहा था। चलो उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो जैसे इंडिया जीडीपी ग्रोथ देख रहा था वैसे ही इंडिया में जो टैक्स बॉयंसी थी है ना वो भी बढ़ रही थी, यानी कि जो रेवेन्यू है टैक्स रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा था। ठीक है, नाउ तो ये 2000, चलो अब ये कह रहे हैं कि ये दूसरी बार है पिछले 15-16 सालों में कि हम टैक्स बॉयंसी को यहां पे बढ़ता देख रहे हैं, और वो भी तब जब हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं, जब पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात हो रही है। ठीक है, तो जो टेंटेटिवली है जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है आने वाले जो फिस्कल की जो यहां पे सुरजीत भल्ला जी बात कर रहे हैं वो 18% से भी ऊपर होगा, विच इज वेरी क्लोज टू एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक जापान एंड अमेरिका। तो इस करके यहां पे अंत में कंक्लूड ये करते हैं कि जो डिबेट है हमारी इकोनॉमी में कि भाई यहां पे कि टैक्स कट करने चाहिए कि अमीरों को ज्यादा टैक्स करो ये करो, तो यहां पे सुरजीत भल्ला कंक्लूड ये करते हैं कि देखिए टैक्स टू जीडीपी के मामले में हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहां पे देखिए टैक्स बॉयंसी हम देख रहे हैं है ना। डिबेट शिफ्ट होनी चाहिए कि किस तरह का आप खर्चा कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। तो अंत में यहां पे वही बात करते हैं जो रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात करी गई थी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रेवड़ी बांटने में मिठाइयां बांटने में बहुत बिलीव करती हैं, यानी कि जो वेस्टफुल सब्सिडीज हैं। तो अंत में वो यही कहते हैं सुरजीत भल्ला जी कि यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को और नेताओं को यह देखना चाहिए कि आप खर्चा किस तरह का कर रहे हैं और जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, वेस्टफुल सब्सिडीज तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट जीतने के चक्कर में तो आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देखिए इनके व्यूज हैं, यहां पे मैं व्यूज इनके डिस्कस कर रहा हूं, तो ये उन्होंने बात यहां पे कही और इस पे मैं कंक्लूड करता हूं। चलिए लास्ट आर्टिकल, तो ये अश्विनी वैष्णव जी ने लिखा है जो हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो हमारी मिनिस्ट्री है। तो अब व्हाट द न्यू डेटा लॉ मस्ट फोकस ऑन, तो डिजिटल इकोनॉमी की जहां पे बात आती है, कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं है ना, शायद काम आ सकते हैं हमारे अगर हमने चीज़ें कोट करनी हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, 76 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। हम डिजिटल इंडिया के चलते बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, व्हाट्सएप है आपका, ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, और भी पता नहीं कितनी सारी ऐप्स है, मैसेजिंग ऐप्स हैं। अब उसके जो यूजर्स हैं यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, नाउ दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू क्रॉस मोर देन 100 करोड़ पीपल बाय 2025। ठीक है, अब चलो 5G ऑप्शन भी चल रहे हैं ना, 5G के चलते इंटरनेट पेनिट्रेशन उम्मीद करते हैं कि और अच्छा हो। 4G तो चलो भी इतना अच्छा नहीं चलता, उम्मीद करते हैं कि 5G अच्छा चले। उसके अलावा पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप कल्चर हम देख रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया कल्चर देख रहे हैं ना, 75,000 स्टार्टअप्स हैं, मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स यानी कि मोर देन $1 बिलियन जो वैल्यूड कंपनीज होती हैं। ठीक है, और ये स्टार्टअप्स के चलते बहुत सारी नौकरियां भी क्रिएट करी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जितने सालों से कह रहे हैं कि रादर देन जॉब सीकिंग बिकम जॉब क्रिएटर्स। ठीक है, तो 7.5 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो क्रिएट करी गई बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स, लोगों को नौकरियां मिली, रोजगार मिला है। अब डिजिटल इकोनॉमी के चलते जहां पे आपका आईटी सेक्टर भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी आता है और आपका यहाँ पे टेलीकॉम भी आता है, इसके चलते डिजिटल इकोनॉमी के चलते 1 करोड़ यानी कि मोर देन 10 मिलियन पीपल इन इंडिया हैव बीन एम्प्लॉयड। जहां पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है ना, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते 34,000 करोड़ का बजट सेट अपार्ट किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। और उसके चलते चलो ये तो आपको ये तो स्किल्ड जो वर्कफोर्स है जिसको नौकरी मिल रही है, जो व्हाइट कॉलर हम जॉब्स कहते हैं, लेकिन उसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कंपनीज हैं, कंपनीज में कैफेटेरिया होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और लॉजिस्टिकल जॉब्स होती हैं। ठीक है, और एडमिन जॉब्स होती हैं जो कि टेक्निकल नहीं होती लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, तो वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा रही है इन एडिशन टू दैट। और इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो है दैट मार्क्ड अ टिपिंग पॉइंट फॉर द आईटी इंडस्ट्री। ठीक है, बिकॉज दिस सेक्टर क्लॉक्ड अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन $227 बिलियन। ठीक है, तो ये बहुत एक ऐतिहासिक बात है।
अब सिग्निफिकेंस की बात करें डिजिटल इकोनॉमी की, बहुत बार हम बात करते हैं कोविड के चलते तो डिजिटल इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस हमारे सामने और देखने को मिला है। ऑनलाइन एजुकेशन है, लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, डिजिटल नोमैड्स का जमाना है। आज के टाइम पे लोग कहीं पे भी बैठ के, लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आप किसी कैफे में बैठे हैं, किसी हिल स्टेशन में बैठे हैं, किसी बीच में बैठे हैं, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन ड्राइव में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल देखा था हमने, है ना। तो ये अब टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, ये हमारी लाइफ का एसेंशियल एक हिस्सा बन चुका है ना। तो रोटी कपड़ा मकान पहले होता था कि इंसान को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। आज के टाइम पे इंटरनेट भी चाहिए, है ना, स्मार्टफोन भी चाहिए। ये बेसिक नेसेसिटीज का पार्ट बन चुका है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कैसे प्रोग्रेस कर पाओगे? इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस करके ये जो इमर्जेंस है और सस्टेन्ड ग्रोथ है डिजिटल इंटरेक्शंस का, ये क्यों आया? दिस हैज ब्रॉट अबाउट अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। तो बहुत जरूरी है, जब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ ही रहा है तो ऐसे कानून हमारे पास हो। देखिए, कानून, भारत में कानून की कमी नहीं है, लेकिन कानून का पर्पस क्या है? लोगों की जिंदगी सॉल्व करना, लोगों का काम आसान करना। अगर लोगों का काम और मुश्किल बन रहा है कानून के चलते, तो वो कानून ही किस बात का, कानून का भलाई किस बात का? ठीक है, तो इस तरह के ऐसे कानून होने बहुत जरूरी हैं जो कि इस तरह के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा दे सकते हैं, और जो कानून है वो प्रोग्रेसिव हो, यानी कि वो अडाप्ट कर सके अपने आप को विद द चेंजिंग टाइम्स। यानी कि हमको अपने कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए पुरानी अप्रोच, कॉलोनियल टाइम के अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ये बात चलती रहती है कि कितने सारे हमारे यहाँ पे लॉज हैं, आउटडेटेड हैं, कॉलोनियल टाइम्स के हैं, कि भी उससे हम कब छुटकारा पा सकते हैं। अब उसी तरह से जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और बार बार ये बात मैं करता भी रहता हूं कि जो आपका डेटा है, डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू गोल्ड, दिस इज द डेटा एज। तो प्रिवेसी बहुत जरूरी है, डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। पुराना जो डेटा प्रोटेक्शन का कानून था वो बहुत ज्यादा, उसमें ऐसी बातें थी, कंट्रोवर्शियल बातें थी, जो कि बहुत ज्यादा उसमें कंप्लायंस बर्डन क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, हार्डवेयर मॉनिटरिंग की वहां पे बात आ रही थी। ठीक है, इसके चलते बहुत सारी जो कंपनीज थी, इवन जो इंटरनेट कंपनीज थी, टेक कंपनीज थी, वो भी परेशान थी। तो हमारे देश को जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लॉज की, जो कि होलिस्टिकली एड्रेस कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिजिटल लैंडस्केप को। तो जो रेगुलेशन है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में, दिस शुड फॉर्म अ कंसिस्टेंट एंड सीमलेस पार्ट ऑफ सच कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लॉज। और जो लॉज है पर्सनल डेटा के ऊपर ना, वो फैसिलिटेटिव होने चाहिए, ज्यादा ओवर रेगुलेटरी की बात यहां पे नहीं आनी चाहिए। फैसिलिटेट करने चाहिए, नर्चर करने चाहिए कि कैसे जो इनोवेशन स्पिरिट है बिहाइंड द डिजिटल इकोनॉमी वो खत्म ना हो। अगर बहुत एक्सट्रीम या बहुत कठोर किस्म के कानून हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में लेके आएंगे तो कहीं ये ना हो कि इनोवेटिव स्पिरिट ही खत्म हो जाए। ठीक है, और बहुत जरूरी है जो अब यहाँ पे स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात आती है, जो लोग इन्वॉल्व हैं टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल इकोनॉमी के साथ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सबको भी साथ में लेके चलें, कंसेंसस बिल्डिंग करके हम लॉज बनाएं। सिर्फ अपनी मर्जी से हमने कानून बना दी किसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जो कि बहुत ओवर आर्किंग है, जो कि बहुत ओवर रेगुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, उससे किसको नुकसान है? फिर हम डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे प्रमोट कर पाएंगे? हम आगे जाके और चाहते हैं कि भी हमने $1 ट्रिलियन की ग्रोथ देखनी है, $1 ट्रिलियन वी हैव टू जनरेट फ्रॉम द डिजिटल इकोनॉमी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के कानून हो जो कि फैसिलिटेटिव रहे। Now, how should the laws be framed? तो जो ease of implementation of the law है, that needs to be given due thought। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए, एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो ये बात अब ये अच्छी तरह से समझते हैं ब्यूरोक्रेसी में चीजें कैसे काम करती हैं, रेड टेपिज्म के बारे, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस के बारे। तो कानून बना दिया, कानून को इंप्लीमेंट करना एक और चैलेंज होता है, लेकिन कितनी आसानी से वो कानून इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उस बात को लेकर भी ड्यू डिलिजेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बदलते समयों के साथ जो इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है, दिस शुड आल्सो बी कीपिंग इन माइंड कि जिस तरह से टाइम्स इवॉल्व कर रहे हैं, और जो इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है दैट शुड आल्सो बी इंप्लीमेंटेड डिजिटली। और टू इंश्योर ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, जो स्ट्रक्चर है और ये ऑर्गन्स हैं ऑफ द प्रोसेस, दैट शुड बी कॉम्पैक्ट। तो अगर किसी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी उसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, बहुत सारे उसमें लेंदी प्रोसेसेस आ जाते हैं, तो उससे जो एग्जीक्यूशन का काम है वो और कठोर हो जाता है और मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। लोग अपना आसानी से, अगर उनको लगता है कि उनका डेटा कहीं वायलेट किया जा रहा है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म केवल यूजर्स का नहीं, ठीक है, केवल 150 करोड़ लोगों का नहीं, लेकिन जो कंपनीज हैं उनके लिए भी एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये जो मैकेनिज्म है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अ लॉ शुड बी ड्राफ्टेड इन प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, जो कि सबको समझ आ सके, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, कंपनीज हो या हमारे कॉमन जो सिटीजंस हो। ठीक है, और जो लॉ है दिस शुड, अगेन बात वही करी जा रही है कि फैसिलिटेट करे और नर्चर करे इनोवेटिव स्पिरिट को विच इज बिहाइंड द डिजिटल इकोनॉमी। इस इनोवेटिव स्पिरिट को मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है। तो कंक्लूजन की बात आती है,
अब अगर हम किसी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नॉन कंप्लायंस है, तो क्या वो कंपनी क्रिमिनल बन जाएगी? क्या उस कंपनी को फिर आप एक दिन के लिए बंद कर दोगे, ट्विटर को बंद कर दोगे क्योंकि ट्विटर ने या फेसबुक ने या जो बाकी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने जो नई डिजिटल गाइडलाइंस है उनको अबाइड बाय नहीं किया, तो इसका मतलब क्या वो बैन कर दोगे आप उसको एक दिन के लिए, क्रिमिनल बन गए वो? तो इस तरह का जो क्रिमिनलाइजेशन है ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये बात नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टीज कंसर्न है दे शुड बी अलाउड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कि वो नेसेसरी एफर्ट्स कर सके टू रेक्टिफाई द एरर्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया का वो क्या है? वो इंश्योर करना है कि जो प्रोग्राम्स हैं लोगों के लिए, है ना, जो लोगों के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो एक्सेसिबल हो सके आपके और मेरे लिए नहीं, बट उन लोगों के लिए जो कि बॉटम रंग ऑफ द लैडर में है, जिनके पास इंटरनेट है ही नहीं, जिनके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। तो जब तक उन लोगों तक बेनिफिट्स नहीं, तभी तो हमने पहले आर्टिकल में बात करी ना डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की। तो इस करके डिजिटल इंडिया का फायदा सिर्फ यहां पे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज तक सीमित नहीं रखना, उनको करना है हमने फायदा, लेकिन जो बॉटम रंग ऑफ द लैडर है ना, हम अंत्योदया की बात करते हैं, सबसे जो गरीब लोग हैं उनकी बात करते हैं, जब तक उन लोगों तक वेलफेयर नहीं पहुंच रहा तो डिजिटल इंडिया का भी सक्सेसफुल होना का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये यहां पे बातें कंक्लूड करी गई हैं। बाकी क्वेश्चन आज का क्या बनता है? तो क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी acts like a catalyst to substantiate Indian democracy from an electoral democracy। यानी कि अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को और सब्सटैंटिव बनाना चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो जो सिविल सोसाइटी है वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना कैटलिस्ट, हमको रिएक्शन के बारे में पढ़ते थे केमिस्ट्री में स्कूल में, है ना, 1+1 वहां पे आरओ कैटलिस्ट और कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो हम अभी बात करते हैं कि जी हम 5 साल में एक बार वोट करते हैं ना, इलेक्शंस होते हैं, क्या सिर्फ वहीं तक डेमोक्रेसी सीमित है? नहीं, डेमोक्रेसी उसके आगे भी है। सो डेमोक्रेसी हैज टू बी वेरी सब्सटैंटिव, लेकिन उसके लिए सिविल सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की तरह काम आता है। इस बात को आपने एलैबोरेट करना है 250 शब्दों में। तो ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे बन जाता है। बाकी दोस्तों जाने से पहले जो हमारी एडवर्टाइजमेंट रहती है, तो फ्रेंड्स अगर आपको इश्यूज फेस कर रहे हैं, लेट्स से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है फिर भी आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, कंटेंट की जरूरत है, आपके पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। लेट्स से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है सोशल इश्यूज में, कभी सोशल इश्यूज कहाँ से पढ़ें, एथिक्स कहाँ से पढ़ें, है ना, कहा जाता है कि एथिक्स की तो किताब है ही नहीं, एथिक्स को तो वैसे ही पढ़ लो, या साइंस एंड टेक की बात करें तो जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आईआर है, व्हाटएवर इट माइट बी, एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, तो आप अपने बंडल ऑफ कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और वहां पे जो फीचर्स आपको प्रोवाइडेड रहेंगे आपके सामने मेंशन है। और दोस्तों उसी तरह से अगर हम बात करें जनरल स्टडीज मेंस 2022 की, देखिए दोस्तों अब मेंस तो चलो बहुत पास में है, मेरा ये सजेशन अगर आप मेंस की तैयारी नहीं भी आपका मेंस इस बार नहीं भी है, चलो कभी ना कभी तो मेंस लिखेंगे आप, अगर इस बार नहीं लिख रहे हैं तो तभी भी आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है, एटलीस्ट आपको जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है बहुत एक एक मेच्योर फॉर्म में आप डेवलप कर पाएंगे, जहां पे आपको पर्सनलाइज फीडबैक मिलता रहेगा, और साथ के साथ आपको एक मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो ऑलरेडी यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में असिस्टेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम मिलेंगे कल, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।